गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक पेपर के प्रमुख विचारक अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं तथा उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और प्रथम राजनीति वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्या क्या उसके उपयुक्त कारण है। कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए आज हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई नई अपडेट हो आपको मिलती रहे। तो देखिए, आज हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, तथा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के जो उपयुक्त क्या क्या कारण है कि राजनीति विज्ञान में प्रथम को राजनीतिक वैज्ञानिक से जाना जाते हैं तो वो अरस्तु क्यों है, इसको एक एक करके हम आज स्पष्ट करेंगे। देखिए, विषय के प्रति जो दृष्टिकोण है, यानी राजनीतिक विषय के प्रति जो अरस्तु का दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि अपने समय के जितने भी तत्कालीन समय में जो राज्य थे, आपने देखा होगा पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अरस्तु ने 48 का शासक हेर्मिस के वहां 158 देशों के संविधानों का संशोधन अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन, वहां पर उसने व्यावहारिक राजनीति तथा एक वहां का जो राजनीतिक स्वरूप को जो प्राप्त किया, अपना जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके अनुसार उसने ये देखने का प्रयास किया कि राजनीतिक विज्ञान है, उसका जो विषय वस्तु है, उसका दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से एकदम व्यावहारिक है और वैज्ञानिक किस प्रकार से हो सकता है। उन्होंने इस व्यावहारिकता को प्रतिपादन किया। इसलिए कह सकते हैं कि अरस्तु महोदय का जो राजनीतिक विज्ञान के विषय के प्रति जो दृष्टिकोण रहा हुआ है, वो दृष्टिकोण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें कल्पनाओं का, आदर्श का कहीं उल्लेख नहीं करते। व्यवहारिक के आधार पर उन्होंने अपने इस राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उन्होंने अपने दृष्टिकोण, अपने विचार, अपनी जो अवधारणा है उनको प्रतिपादित किया। दूसरी बात समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। अब देखिए, इससे पहले हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है वो नीति शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ था, एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ था। नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कोई सेपरेशन नहीं था। तो अरस्तु के द्वारा नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय, सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय जाता है। यानी एक राज व्यवस्था के संचालन में, एक किसी भी शासन व्यवस्था के संचालन में किस किस प्रकार का क्या क्या उसमें क्रियाकलाप होते हैं और सब प्रकार से उत्कृष्ट रूप से उन्होंने प्रतिपादित किया। दूसरा, उन्होंने बताया कि मनुष्य एक स्वतः राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी को उपयोग नहीं करते, राजनीतिक प्राणी को उपयोग करते। और दूसरा, राजनीतिक विज्ञान के अंदर ये अपने आप में इतना सर्वोच्च विज्ञान है कि इसके अंदर सब प्रकार की कलाएं समाहित होती हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक विज्ञान विषय को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने का काम किया। दूसरा, यथार्थवादी विचार। अब देखिए, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और प्लेटो ने अपना जो सिद्धांत, अपना जो अवधारणा प्रस्तुत की, आप देखेंगे दार्शनिक, आप देखेंगे पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, मतलब इस प्रकार की अकल्पनीय बातों को उन्होंने यथार्थ में बदलने के लिए प्लेटो ने जो काम किया है उनका पूरा खंडन करते थे अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में कहीं पर भी ऐसी कल्पनाशील बातों को समावेश नहीं किया। अब प्लेटो क्या कहते थे, दार्शनिक है जो विधि से भी सर्वोच्च, विधि से भी ऊपर है, तथा साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से पत्नियों के साम्यवाद के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बातें की, वे एक प्रकार की निरर्थक साबित। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि अपने जो भी विचार प्रकट किए अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, वो बिल्कुल व्यवहारिक, यथार्थ, वास्तविकता के साथ जुड़े हुए थे। तथा जो उस प्रकार से संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं प्लेटो, और उसको कहते हैं कि नहीं, हर एक व्यक्ति को अपने पास निजी संपत्ति रखने की उसको छूट देते, स्वतंत्रता देते। इस प्रकार से उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाओं में जो भी अपने विचार प्रकट किए, कहीं पर भी हमें स्पष्ट तौर से कहीं ये झलक भी मिलती है कि प्लेटो ने कहीं भी, मतलब अरस्तु ने कहीं पर भी कल्पनाओं का, आदर्श का इस प्रकार का साधन किया।
तो यूं कह सकते हैं कि हमारे जो राजनीति विज्ञान है उसके जो जनक के रूप में या उनके जो वैज्ञानिक के रूप में अरस्तु को इसलिए स्थान दिया जाता है कि सबसे पहले वास्तविकता वाली बातें कहीं मिलती हैं तो वो मिलती हैं अरस्तु के विचार में, इसलिए इनको एक यथार्थवादी विचार के रूप में जाना जाता है। अगला है वैज्ञानिक पद्धति। अब देखिए वर्तमान युग में वैज्ञानिक पद्धति की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के प्रयोग, पर्यवेक्षण, अनुसंधान, रिसर्च के बारे में बातें आती हैं। तो आप समझिए तत्कालीन समय में 384 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट उस समय में भी हमारे इस राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सबसे पहले राजनीति विज्ञान का नाम इन्होंने स्पष्ट किया, पॉलिटिकल साइंस। तो उस समय उन्होंने अपने इस जो हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचार प्रकट किए तो वहां पर उन्होंने इस प्रकार से वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम किया है। आप देखेंगे पर्यवेक्षण से किसी भी तत्व को जानना है तो उसको तथ्यों में विभाजित करके हर एक तथ्य का फैक्ट को उन्होंने पूरा संश्लेषण किया, पूरा उसको तार्किकता के साथ सिद्ध करने का प्रयास किया कि वास्तविक है या नहीं। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया। तथा आगमनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, इस प्रकार से उन्होंने अपने जितने भी विचार दिए सब विचारों में एक प्रकार से पर्यवेक्षण पद्धति का हमें उल्लेख मिलता है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। फिर ये देखते हैं कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप से निरूपण किया। इसमें ये स्पष्ट किया गया है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि राज्य की जो उत्पत्ति है और राज्य के बाद में जिस प्रकार से कार्य प्रणाली होती है तो जिस प्रकार से प्रॉपर ढंग से क्रमबद्ध रूप से उन्होंने स्पष्ट किया। कहीं पर जो उन्होंने अकल्पनीय बातों को नहीं शामिल किया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य है, राज्य की शासन व्यवस्था होती है, संविधान होता है और संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था जो चलती है उसको संविधानवाद के रूप में किस प्रकार से किया जाता है, शासन के विभिन्न अंग और शासन के विभिन्न अंगों के मध्य किस प्रकार का सामंजस्य होता है, नागरिकता क्या होती है, कानून क्या होती है, हर एक प्रकार के विभिन्न सेगमेंट, विभिन्न आयामों को उसके साथ जोड़ने का काम किया किसने, अरस्तु ने। ठीक है, तो कह सकते हैं कि राज्य का जो उन्होंने जो एक जो सिद्धांत दिया, एक जो अपना प्रिंसिपल उन्होंने दिया तो उसमें स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध रूप से सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया। यह पहली बार हमें अरस्तु के अध्ययन में स्पष्ट होता है। अगले सरकार के अंगों का निर्धारण। अब आप देखिए आज के समय में देखते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज के समय में ये दिखाई देता है। आप देखेंगे कि ऐसा कैसा हमें अरस्तु के समय में भी हमें स्पष्ट रूप से झलकता है कि प्रशासनिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विधायी शक्तियां किस प्रकार से अपना अपना काम करती हैं और किस प्रकार से इस काम को संपादित किया जाता है। तो जो वास्तविकता अब झलकती है ऐसा कैसा हमें अरस्तु के विचारों में, अरस्तु के सिद्धांतों में और अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सब कुछ दर्शन में स्पष्ट बातें होती है। फिर उन्होंने ये बताया कानून की सर्वोच्चता। अब देखिए प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, लेकिन प्लेटो ने कहीं पर भी कानून को सर्वोच्चता नहीं दी। सर्वोच्च कौन था? उसके आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा कानून से पुत्र मानते थे प्लेटो, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि नहीं, मनुष्य भावावेश में कभी भी वो कानून का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए कानून राज्य में होना जरूरी है, क्योंकि कानून विहीन राज्य कोई राज्य का स्वरूप नहीं होता है, अराजकता होता है। इसलिए उन्होंने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। कानून होना बेहद अति आवश्यक है। कानून के बिना राज्य की सत्ता नहीं संचालित हो सकती है और शासन व्यवस्था का संचालन तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सभी के ऊपर सर्वोच्च स्थिति जो प्रतिपादन की है उसमें आप इसको देखेंगे कानून की सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। अरस्तु विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। ये बात स्पष्ट समझी हमने। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में था, यानी कानून का शासन ही सबसे सर्वोच्च होता है तथा कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की जो वांछनीयता है उनमें उनका विश्वास था और उनकी ऐसी धारणा थी कि इनके आधार पर उसे उनका विश्वास था। इसी आधार पर उनको कभी कभी आपने देखा होगा कि संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वो कानून को प्रमुखता के तौर पर देखते थे। कह सकते हैं कि जो आधुनिक काल के जो विचारक है हमारे राजनीति विज्ञान के, जैसे बॉन्दा है, ग्रोशियस है, बेंथम है, हॉब्स है, ऑस्टिन है या लॉस्की है, ये सभी जो वैज्ञानिक संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता का जो अपनी व्याख्या स्पष्ट करते हैं वो कहाँ से प्रभावित है? बिल्कुल अरस्तु से।
अगला उन्होंने बताया था कि राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। विभिन्न जो राजनीतिक संस्था उनको आर्थिक आधार कैसे प्रदान किया इन्होंने, कहते हैं कि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो, अर्थात जो भी संपत्ति है वो सबकी हो, किसी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। उस पर संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग क्या होना चाहिए, सार्वजनिक हो। तथा राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। जो भी राज्य के सामने चुनौतियां समस्या है उनको सरलता से हम हल कर सकते हैं। तथा यह भी कहा है कि राज्य में जब तक एक सुदृढ़ और विशाल मध्यम वर्ग नहीं बन पाता है तब तक राज्य आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देखिए कि समाज में वो या राज्य में दो वर्ग की बात नहीं करते हैं, वो एक मध्यम वर्ग की भी बात स्पष्ट तौर से करते हैं। और अंतिम रूप से उन्होंने जो कभी जिसका प्लेटो ने भी उल्लेख नहीं किया, स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया था कि नागरिकता जो आज के समय में किसी भी संप्रभु राज्य के लिए अति आवश्यक होती है कि नागरिकता क्या चीज होती है, नागरिकता को भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि नागरिक कौन हो सकते हैं, नागरिकता के लिए क्या क्या आपके पास अनिवार्य है। आपके पास आप इसी टॉपिक को अपन डिटेल में आगे चलेंगे क्योंकि और उसको भी विचार इसको स्पष्ट करेंगे कि जिनके पास अवकाश होता है, जिसके पास संपत्ति है वो ही नागरिक बन सकता है, हर कोई नागरिक नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने इस बातों का प्रतिपादन करके पहली बार राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत उनको सेपरेट विषय का रूप प्रदान करके इन बातों को समावेश करते हुए कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक अर्थात प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में किसी को जाना जाता है वो है अरस्तु। ठीक है, तो हमने समझा कभी भी प्रश्न पूछा जाता है आप स्पष्ट कह सकते हैं कि अरस्तु महोदय का जो राजनीति विज्ञान विषय के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है तथा नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान रूप में प्रतिपादित किया तथा ये कल्पनाशील विचारक न होकर यथार्थवादी विचारक है और अपने संपूर्ण अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा राज्य को एक आंगिक रूप से क्रमबद्ध रूप से इस पूरे सिद्धांत को समझाने का स्पष्ट किया है तथा सरकार के जो विभिन्न अंग हैं यानी आप कह सकते हैं व्यवस्थापिका, प्रशासनिक है, न्यायिक है, इन सब बातों को उन्होंने एक प्रकार से विभाजन किया है, सबका अपना अपना कार्य का सेपरेशन किया है तथा सबसे बड़ी बात है कि कानून को सर्वोच्चता का स्थान दिया है। कानून सर्वोच्च है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, तो कानून को सर्वोच्च रूप से स्थापित किया है। साथ ही साथ राजनीतिक संस्थाओं को भी आर्थिक आधार प्रदान किया है और अंत में नागरिकता का भी उल्लेख किया है कि नागरिक कौन हो सकता है और उसकी क्या क्या इसकी योग्यता है। तो उपरोक्त आधार पर यह सिद्ध होता है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के जनक स्पष्ट रूप से कहना वो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहे जाते हैं।